नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। नोटबंदी का फैसला संवैधानिक है या नहीं, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी कि 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इसके अलावा नोटबंदी को लेकर लोगों को राहत देने के उपायों पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीर बताया है और कहा है कि सभी मामलों को सुना जाना बेहद जरूरी है। इसी पर है हमारी खास पेशकश, कुछ कीजिए मिलॉर्ड। देश कतार में खड़ा है। नोटबंदी ने जीना मुहाल कर रखा है। लोग सुबह से ही अपना सारा काम छोड़कर बैंक की कतार में लग जा रहे हैं। सरकार ने कई तरह की सहूलियत देने की कोशिश की, लेकिन ये सभी नाकाफी साबित हो रही हैं। अब देश भर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से आस कि शायद मिलॉर्ड उनकी तकलीफों को आसान करें। सुप्रीम कोर्ट देश में 500 और 1000 रुपए की मुद्रा को अमान्य करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के साथ 2 नई याचिकाओं पर भी 2 दिसंबर को ही सुनवाई को तैयार हो गया है। जब तक कि अपने आप में ये सिद्ध नहीं होता है कि ये गलत तरीके से अर्जित किया गया था, ये काली कमाई थी, तब तक आपके पास, क्योंकि अभी तक एक कॉमन आदमी जो है वो सोचता है कि बैंक ही सबसे मुफीद और सबसे जो है वो सिक्योर जगह है अपना पैसा रखने की। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नोट को बंद किया एकाएक, ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से आम आदमी को बहुत ही परेशानी हो रही है, पैसा मिल नहीं रहा है, बैंक में जा रहा, परेशान हो रहा है। अब जबकि इतना दिन पब्लिक एट लार्ज सफर कर चुकी है, अब नॉर्मलसी की तरफ लौट रहा है, तो नोटबंदी के डिसीजन पे कोई किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप किया जाना मेरी समझ से किसी भी लिहाज से या राष्ट्र के लिहाज से या पब्लिक एट लार्ज के हिसाब से सही नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकता है। जहाँ तक कपिल सिब्बल साहब का प्रश्न है, तो कपिल सिब्बल साहब भी इस भारत देश के नागरिक हैं। नई याचिकाएं केरल की 14 सहकारी बैंकों और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दायर की हैं। सहकारी बैंक चाहती हैं कि उन्हें भी दूसरों की तरह ही कारोबार की अनुमति दी जाए, जबकि पेशे से वकील बीजेपी नेता 100 रुपए से ज्यादा की मुद्रा को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ इन दोनों याचिकाओं को सुनेगी। किसी भी लॉयर ने, कपिल सिब्बल ने भी ये बहस नहीं किया कि ये डिसीजन गलत है। ये बहस सिर्फ ये हो रहा है कि आम आदमी की तकलीफ को किस तरह से कम किया जाए। ये मैटर पहले भी ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। 1978 में भी एक ऑर्डिनेंस आके और उसको बाद में एक्ट करके डिमोनेटाइजेशन को किया गया था हायर करेंसी नोट्स का। डिफरेंस खाली ये है कि उस टाइम खाली 3% ऑफ द करेंसी का डिमोनेटाइजेशन था और अब की बार ऑलमोस्ट 85% करेंसी का डिमोनेटाइजेशन है। केरल की सहकारी बैंक चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे सरकारी बैंकों की तरह ही उन्हें भी नकदी का कारोबार करने की इजाजत दे। जिला सहकारी बैंकों को पुरानी मुद्रा को बदलने की इजाजत नहीं है, जो पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि वो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करती हैं। याचिका में ये भी दलील दी गई है कि निजी बैंकों को पुरानी मुद्रा बदलने की अनुमति दी गई है, जबकि जिला सहकारी बैंकों को ऐसा करने से रोका जा रहा है, जो पक्षपातपूर्ण है। इस फैसले के खिलाफ बैंक कर्मी हड़ताल भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला सहकारी बैंक कर्मचारियों ने मुख्य शाखा के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। जिस तरह से आपका यहाँ अकाउंट है और आप 500 और 1000 का नोट यहाँ जमा नहीं लिया जा रहा, कितना परेशानी हो रही है? बहुत सारी परेशानी है सर। इसके लिए हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है। अच्छा। लेकिन कहीं भी हम लोग का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा पैसा। अच्छा, जा रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है? वो जहाँ पे आपका अकाउंट है वहीं पे चल जाइए, क्या बोलते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों का जो जमा नहीं हो पा रहा 500 नोट? कितनी परेशानी हो रही, क्या ये सही है आरबीआई का? नहीं है, सही गलत है। हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है और पैसा का कहीं चल नहीं रहा है, किसी को देने से भी नहीं ले रहा है और बैंक भी अभी नहीं लेने खोज रहा है। काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। डेली बैंक आते हैं, यहाँ बोलते हैं नहीं जमा होगा, तो दूसरे बैंक में जाते हैं, वहाँ पे तो भीड़ लगे रहती है, काम ही नहीं होता है, डेली काम छोड़ना पड़ता है, तो हम लोग को परेशानी तो हो ही रहा है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने 100 रुपए से अधिक मूल्य की सारी मुद्रा वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में नकद कारोबार 5000 रुपए तक सीमित करने और ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले लेन देन पर लगने वाला शुल्क वापस लेने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट और निचली अदालतों में याचिकाओं को सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही अदालत ने चेतावनी दी कि अगर परेशानी जारी रही
तो दंगे हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि 23 लाख करोड़ रुपए मूल्य की करेंसी अभी प्रिंट होनी है। 14 लाख करोड़ रुपए मूल्य की करेंसी अमान्य घोषित की गई है और इनका कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 9 लाख करोड़ मूल्य की करेंसी चलन में है। तब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि सरकार हर दिन और हर घंटे स्थिति पर निगरानी रख रही है। मुकुल रोहतगी ने जब 2 लाख एटीएम, 1.25 लाख बैंक शाखाओं और उन पेट्रोल पंपों का जिक्र किया जहां से लोग पैसे निकाल सकते हैं, सरकार कोई भी दलील दे, लोग मुसीबत में हैं। अब देखना यह है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट उन्हें कितना राहत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच की खटास कोई नई बात नहीं। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर कई बार सरकार को तमाम मसलों पर झिड़क चुके हैं, चाहे वो सड़क हादसों से जुड़ी याचिका हो, जजों की नियुक्तियां हो या फिर तमाम दूसरे मसले। चीफ जस्टिस और सरकार के बीच एक तलखी रह रहकर सामने आती ही रहती है। इस बीच आज दिल्ली में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि आजाद अदालतों के बिना लोकतंत्र की बात करना सौर मंडल से सूरज को निकालने के जैसा होगा। अब देखना है कि शुक्रवार को जस्टिस ठाकुर आम आदमी के लिए कितनी राहत लेकर आते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन एक ऐतिहासिक अधिवेशन बन गया। मंच पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के कानून मंत्री सदानंद गौड़ा और हॉल में सभी हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के मुख्यमंत्री। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर न्यायपालिका की तकलीफ को बताते हुए ऐसा भावुक हुए कि उनके आंसू छलक आए। जजों की कम संख्या पर बोलते हुए रूंधे गले से प्रधानमंत्री की तरफ मुखातिब होते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा कि सिर्फ जेलों में बंद लाखों विचाराधीन कैदियों के भले के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश की तरक्की और विकास के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हालात को समझें और सिर्फ आलोचना ना करें। Speeches have been made in the past. People have spoken from this audience, this dais, in conferences, in seminars, debates in the parliament, and all. But I think nothing really appears to be moving. The central government says, yes, we commit ourselves, but it is the state government's responsibility. The state governments say, no, let the central government provide funds to us, assistance to us. And while this tug of war goes on, the judge strength remains where it is. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर और केंद्र सरकार के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है जजों की नियुक्ति। जस्टिस टीएस ठाकुर बार बार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। जस्टिस ठाकुर का कहना है कि बड़ी तादाद में नियुक्तियों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। जस्टिस ठाकुर का ये बयान केंद्र के 43 उम्मीदवारों के नाम खारिज कर देने के बाद आया है, जिनकी जजों के तौर पर कॉलेजियम ने नियुक्ति की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने केंद्र को इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए लिखा कि गुर्बत हटाइए, जरूर करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, वो भी करिए, देश को इकट्ठा रखिए, देश में जनाब बड़ी स्कीम्स बनाइए, लेकिन देशवासियों के लिए, इंसाफ के लिए भी कुछ सोचिए। आज आपने हमारे बहुत ही पॉपुलर और बड़े देशप्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण 1.5 घंटा सुना और लॉ मिनिस्टर साहब का भी सुना। मैं भी ये उम्मीद कर रहा था कि इंसाफ के बारे में कोई शायद बात होगी, कोई जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बात होगी। वो देश में जिस तरह अंग्रेजों के वक्त में तो शायद 10 साल में एक मुकदमे का फैसला हो जाता था, अब वो नहीं हो रहा। अब तो केस इतने बढ़ गए, मुकदमे इतने बढ़ गए, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई कि बहुत मुश्किल हो रहा है। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि लोगों को लगता है कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों की संख्या के लिए सिर्फ न्यायपालिका जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत ये है कि हम हर साल 2 करोड़ मामलों को निपटाते हैं, वो भी तब जबकि हाई कोर्ट्स में जजों की मौजूदा संख्या तय संख्या से 50% कम है। प्रति 10 लाख लोगों पर देश में 10 जज है, जबकि ये कम से कम 50 होनी चाहिए। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि भारत में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा के मुकाबले लोगों और जजों का अनुपात बहुत कम है।
देश में जजों की जरूरत। साल 1987 में आई लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 जजों की जरूरत थी। 1987 से लेकर आज तक आबादी में 25 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया तो कोर्ट में सीजीआई समेत 8 जज थे और 1215 मामले लंबित थे। उस समय प्रति जज 100 मामले लंबित थे। 1960 में जजों की संख्या 14 हो गई और लंबित मामले बढ़कर 3247 हो गए। 1977 में जजों की संख्या 18 और मामलों की संख्या 14,501 हो गई। साल 2009 आते आते सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 हुई और लंबित मामले 77,181 हो गए। साल 2014 में मामलों की संख्या 81,582 थी, जिसे 60,260 किया गया। जस्टिस ठाकुर ने इसी साल 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी सरकार पर तंज कसा था। स्वतंत्रता दिवस भाषण में जजों की नियुक्ति पर कुछ न बोलने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की। भाषण में इस मुद्दे को भुला दिए जाने पर सीजीआई ने मोदी पर एक शायरी के जरिए तंज कसा। शिवकीर्ति सिंह साहब आए थे अपने नाती के साथ, उसका नाम था समर। समर जो है उर्दू में फल को बोलते हैं। तो मुझे शेर याद आया। शेर ऐसे है, गुल फेंके औरों पर, गुल को फूल हुए ना, गुल फेंके औरों पर, बल्कि समर भी, समर फल भी फेंके तुमने भाई, दूसरों के ऊपर फूल तो फेंके फेंके, फल भी फेंके। ए अबरे करम, ए बहरे सखा, कुछ तो इधर भी। अपने बयान में जस्टिस ठाकुर ने यह भी कहा था कि उन्हें लगता है कि वो अपने करियर के सबसे ऊंचे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें जो महसूस होता है उसे कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरी पोजीशन खूब वाज़ेह है, लोगों के सामने है। मैं कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी बड़ी बेबाकी से बोलता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी का जो सफर था उससे उसका जो नुक्ता है, जो सबसे ऊंची सतह है, मैं वहां पहुंचा हूं। इससे आगे नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। इसलिए मुझे न किसी की कोई परेशानी है, ना बोलने में कोई हिचकिचाहट होती है। सही बात जो है वो आपके दिल को भी छुएगी और वही मेरी ताकत भी है कि मैं आपके दिल की बात करूं। प्रधान न्यायाधीश की इस भावुक अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी समारोह को संबोधित किया था। जस्टिस ठाकुर के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों की आस्था है और मुख्य न्यायाधीश ने बेहद अहम बात रखी है। उनको सिर्फ सुनकर चला जाऊं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अगर कोई संवैधानिक सीमाओं की दिक्कत ना हो तो सीजीआई की टीम और सरकार के प्रमुख लोग आपस में बैठकर समाधान निकालें। भारत के सामान्य नागरिक को आज भी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। भरोसा क्या, एक आस्था है, श्रद्धा है, और ये हमारे देश की बहुत बड़ी पूंजी है। हम सबका दायित्व बनता है कि इस आस्था को हम बरकरार रखें, उसको हम बनाए रखें, ताकि कभी भी सामान्य मानवी के जीवन में ऐसी स्थिति न आए कि अब कहां जाऊं। एक जगह है जहां उसको विश्वास है कि मैं जा सकता हूं, और वो स्थिति बनाने में सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में कभी भी कोताही नहीं बरतेगी। हालांकि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने इसी साल 120 जजों की नियुक्ति की है और 1990 से लेकर अब तक हर साल ज्यादा से ज्यादा 120 जज ही नियुक्त होते रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस पर पलटवार करते हुए कहा कि निचली अदालतों में 5000 पद खाली पड़े हैं। उन नियुक्तियों के लिए देर क्यों हो रही है? सरकार और न्यायपालिका के बीच तलवारें तो खिंची हुई है। इस बीच जस्टिस ठाकुर के कार्यकाल का आखिरी महीना है। 3 जनवरी को वो रिटायर होने वाले हैं। सरकार भी वेट एंड वॉच पॉलिसी पर काम कर रही है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर हमेशा बेबाक रहे। जानने वाले तो ये भी बताते हैं कि जस्टिस ठाकुर ने कभी अपने पिता को भी नहीं बख्शा था और एक बार उन्होंने अपने पिता की सरकार की बर्खास्तगी की भी मांग कर दी थी। गालिब से रहिए ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम जुबां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो। सुना है कि दक्कन में बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियाँ छोड़कर, पर कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। तेरे इश्क की इंतहा चाहते हैं, मेरी सादगी देख के क्या चाहते हैं।
गुल फेंके औरों पर, गुल तो फूल हुए ना, गुल फेंके औरों पर, बल्कि समर फल भी फेंके तुमने भाई, दूसरों के ऊपर फूल तो फेंके फेंके, फल भी फेंके। ए अबरे करम ए बहरे सखा, कुछ तो इधर भी। अरसे बाद देश को एक ऐसे प्रधान न्यायाधीश मिले जो जब भी बोले तो वो खबर बन गई। चाहे सरकार से सीधे टक्कर लेना हो या कोई नसीहत देनी हो, वो अपनी बात कहने में कभी नहीं चूके। हर शख्स को नहीं मिले। मिसाल के तौर पर 15 अगस्त के दिन का ये भाषण सुनिए, कैसे इशारों इशारों में जस्टिस ठाकुर ने सरकार को ये बता दिया कि अदालतें इस देश में मजबूती से खड़ी हैं। रविशंकर प्रसाद जी गांठ के पक्के हैं, कुछ नहीं, उसी तरह गांठ के पक्के हैं जिस तरह आज हमारी गांठ नहीं खुली उधर वहां। आपको यकीन दिलाएं कि अगर ये गांठ के पक्के हैं तो हम भी गांठ के कच्चे नहीं, गांठ हमारी भी पक्की है, वो आपने देख लिया। फिर बेशक खंबा उखाड़ना पड़ा और उखाड़ के दोबारा लगाना पड़ा, लेकिन हमने झंडा लहराया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर न सिर्फ सरकार को नसीहतें देते हैं, बल्कि जजों को भी ये बताने से नहीं चूके कि उन्हें कम से कम 200 पुराने मामले निपटाने चाहिए ताकि कुछ हद तक लोगों को जल्द न्याय मिल सके। सीजेआई ने यह भी कहा था कि जज अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और अपने नीचे काम करने वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे कि न्यायिक व्यवस्था पर लोगों की आस्था बनी रहे। वक्त वक्त पर प्रधान न्यायाधीश ने खुद में झांकने की सलाह भी दी। ये दिन आज इसलिए भी अहम है कि इस दिन आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए, थोड़ा चिंतन करने का दिन भी है, थोड़ा सोचने का भी है। और अगर आप इस दिन थोड़ा सोचें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने किस हद तक उन दीवानों की कुर्बानी को समझा और उसके ऊपर अमल किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उनके ड्रीम्स को किस हद तक हमने सराहा और उनको ताबीर में लाया, उनको रियलिटी बनाई, तो आपको महसूस होगा कि हमने बहुत कुछ किया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की सख्ती का आलम यह है कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कश्मीर में गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार थी, जिसमें टीएस ठाकुर के पिता देवीदास ठाकुर उप मुख्यमंत्री थे। उस दौरान तीरथ सिंह ठाकुर जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार विवादों में थी और चारों तरफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। खुद जस्टिस ठाकुर ने अपने पिता से इस्तीफे की मांग कर दी। जस्टिस ठाकुर अपने साथियों में भी खूब पसंद किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दवे के रिटायरमेंट पर भी उन्होंने खूब समा बांधा था। He has always been a little kind of confusing to me in some respects. One about his travel all over the Himalaya. For 4,000 kilometers he was going around Himalaya. तो मैंने पूछा भाई साहब क्या करने जाते थे हिमालय? तो he said कि नहीं जी मैं वहाँ किसी चांद की तलाश में जा रहा था। मैंने को क्या कहा, वो गाना नहीं सुना है, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। तो वैसे ही मैं सोचता था कि सबको वहाँ कोई ना कोई महबूबा मिल जाती तो शायद मुझको भी मिलेगी। तो चांद तो नागपुर में निकला। बतौर जज भी तीरथ सिंह ठाकुर अपने फैसलों के लिए जाने जाते रहे, क्योंकि हर मामले में उनका अध्ययन साफ झलकता रहा। महाराष्ट्र में पर्यूषण पर्व के दौरान मांस पर प्रतिबंध के मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने टिप्पणी की, मांस किसी के गले के अंदर जबरदस्ती नहीं ठूसा जा सकता। फरवरी 2015 में न्यायमूर्ति ठाकुर और न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की खंडपीठ ने बहु विवाह पर कहा था कि इस्लाम में ये प्रथा नहीं है और सरकार इस पर कानून बना सकती है। इससे पहले 2015 के जनवरी महीने में जस्टिस ठाकुर ने एक आदेश में कहा कि बीसीसीआई का क्रिकेट में कोई व्यावसायिक हित नहीं होना चाहिए। इस फैसले के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को अपना पद छोड़ना पड़ा। 6 साल पहले 2011 में जस्टिस ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। जस्टिस ठाकुर को 17 नवंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। देश के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल 1 साल से कुछ अधिक 4 जनवरी
2017 तक रहेगा। देश की जनता को उम्मीद है कि जस्टिस ठाकुर ने जिन मुद्दों को उठाया उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी ताकि देश के गरीबों को इंसाफ की उम्मीद बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।